निजी हाथों में रहेगी। हमें लगता है गरीब मजदूर और दबे कुचले लोगों को शिक्षा नहीं मिलेगी। हमारा यही उद्देश्य है कि एक समान शिक्षा हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी के लिए एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा परिवर्तन आंदोलन का समर्थन करने मैं भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन से जिला प्रभारी रायसेन और सभी मीडिया लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सभी का समर्थन करने आज हम सागर स्थल परिसर धरना प्रदर्शन पर आए हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप भी इस शिक्षा परिवर्तन आंदोलन का हिस्सा बने और यह हर एक वर्ग के लिए एक आंदोलन खड़ा किया है हमारी दीदी ने, भाई साहब लोगों ने, जो प्राइवेटाइजेशन का गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है इसको, ये इससे गरीबी और ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि हर एक वर्ग को समान शिक्षा मिले, चाहे वो वीआईपी हो या वो चाहे सामान्य वर्ग हो या मिडिल क्लास फैमिली, सबको एक विद्यालय में बैठा कर पढ़ाया जाए। सर आप अपना परिचय दीजिए। मैं हेमराज सिंह दूधी सेना से राष्ट्रीय अध्यक्ष बंडा। और आप क्या कहेंगे शिक्षा के विषय में? देखिए, मैं सबसे पहले तो धरना पर मौजूद हैं, आज 7 दिन हो चुके हैं। उन सभी के बधाई देता हूं कि इतने काफ़ी समय में और इतने तूफानों को झेलते हुए वो लोग ऐसी कड़ी धूप में यहाँ पर बैठे हैं और बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिले और सभी वर्गों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए वो संघर्ष लगातार है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार नामदेव है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज उत्थान समिति में सचिव के पद पर हूँ और एक सोशल वर्कर हूँ। और मैं आज सागर में यहाँ पे जो शिक्षा क्रांति महाआंदोलन चल रहा है सब दिनों से, मैं यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों के मतलब उनकी हौसलों और उनके उत्साह को सलाम करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो शिक्षा है, शिक्षा का निजीकरण रोका जाए, क्योंकि जब तक शिक्षा निजी हाथों में रहेगी, हमें लगता है गरीब मजदूर और दबे कुचले लोगों को शिक्षा नहीं मिलेगी। हमारा यही उद्देश्य है कि एक समान शिक्षा हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी के लिए एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। और इसके लिए हमें अभी तो ये शुरुआत है, यदि हमें ज़रूरत पड़े तो हमें सड़कों भी उतरना पड़े तो हम सड़कों पर भी इसके लिए उतरेंगे, क्योंकि शिक्षा बच गई तो ये मान के चलिए कि हम अपने बच्चों का भविष्य संभाल सकते हैं। यदि हम शिक्षा नहीं बचा पाए तो इस देश में हम कुछ नहीं बचा सकते और आने वाला जो हमारा समय होगा हम होना गुलाम। आप कहाँ से आए हैं? कंदवा से, बंडा के पास है। देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानी और सुरक्षा, ये 4 मुद्दे देश के ऐसे हैं जिनका निजीकरण होना घातक है, जिनमें भ्रष्टाचार होना घातक है। ये 4 चीज़ें देश को हमेशा निःशुल्क मिलना चाहिए। ये शिक्षा और स्वास्थ्य ये मूलभूत आवश्यकता हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, 15 में इनका विस्तृत उल्लेख है। ये आपको निःशुल्क मिलना चाहिए। हर सरकार की जवाबदारी होती है कि देश के हर नागरिक को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य दे सकें। इसके लिए शिक्षा क्रांति परिवर्तन आंदोलन दिनांक 23 मार्च 2022 से किया जा रहा है। इसके पूर्व भी 3 साल पहले 137 दिन का धरना दिया गया था, वो भी हम लोगों ने दिया था। उस पर भी एक समान शिक्षा नीति का मुद्दा था। ये 3-4 साल से ये मांग लगातार उठा रहे हैं। उसके बाद पिछले 2 साल पहले 2020 के आसपास कम से कम 20 विधानसभा में ये समान शिक्षा के लिए और शिक्षा बनने करने के लिए दीवार लेखन भी करवाया गया। और अब ये यहाँ पे ये सब एक ही मुद्दे को लेके शिक्षा क्रांति परिवर्तन आंदोलन, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होगा तो शिक्षा माफिया खत्म होगी। शिक्षा माफिया खत्म होंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी। आज शिक्षा का स्तर गिर गया है। इन माफियाओं ने, निजी कॉलेज वालों ने, निजी विश्वविद्यालय वालों ने, निजी स्कूलों ने मन मांगी तो फीस ले रहे हैं और मन माफिक पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं इन्हें समझ में नहीं आता। अरे हम तो दे रहे हैं चैलेंज, सागर में जो विश्वविद्यालय है ना, उस विश्वविद्यालय के आप MA MSc वाले लड़कों का आप इंटरव्यू ले लें और किसी BA कॉलेज वाले लड़की का फर्स्ट ईयर का इंटरव्यू ले लें, आपको दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा कि आपका शिक्षा का स्तर कहाँ से कहाँ चला गया है। इसलिए शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना बहुत जरूरी है। संविधान में अमेंडमेंट होके
संपूर्ण देश की शिक्षा को आप एक समान शिक्षा नीति बना के लागू कर सकते हैं। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना संभव भी है। इंदिरा गांधी जी पहले कर भी चुकी हैं। इंदिरा गांधी जी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर चुकी हैं। अब नरेंद्र मोदी जी सुना है 56 इंची वाले हैं। इंदिरा गांधी महिला थी, ये 56 इंची वाले पुरुष हैं। तो शायद इनसे आशा रखते हैं हम कि ये शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दें। जय भारत, जय क्रांति। हेमलत जी, एक सवाल है आपसे कि अभी अभी जो नोटिफिकेशन आया है, कुछ समस्याएं आरक्षण को लेकर भी रही हैं और अभी पंचायत चुनाव का भी समय आ रहा है, तो अपने जो भारत देश में है, मध्य प्रदेश में है, हमें कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहिए और कि शिक्षा, स्वास्थ्य और भी सुविधाओं पे बात करें, निरीक्षण करें, तो आप इस विषय में थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो जो भी चुनाव लड़ने वाले जो दावेदार होते हैं तमाम प्रकार की बातें करते हैं, जनता को गुमराह करने वाली बातें करते हैं, क्योंकि जब चुनाव हो जाता है उसके बाद उनका शोषण करने लगते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हम सभी को ऐसा जनप्रतिनिधि को जिता के लाना चाहिए जो मुख्य रूप से सबसे पहले तो शिक्षा पर काम करे, क्योंकि हर छोटे से छोटे स्तर पर अगर हम देखें तो गांव पंचायत स्तर पर भी शासकीय स्कूल खोले गए हैं, लेकिन उन शासकीय स्कूलों में जो शिक्षक पदस्थ होते हैं वो समय का ध्यान नहीं रखते, उसके जो पढ़ाई है वो तरीके से नहीं करते। बच्चे आ रहे हैं 12 बजे आ रहे हैं, शिक्षक भी आते हैं 2 बजे चले जाते हैं, कभी स्कूल खुलता है कभी बंद रहता है, इस तरह से तमाम बातें चलती हैं, कोई व्यवस्था वहाँ नहीं होती। तो हमारे जो पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि हैं उनको भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि स्कूल का समय अगर 10:30 का है तो उतने समय जो है शिक्षक आ रहे हैं या नहीं, अगर शिक्षक आ भी रहे हैं तो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, वो उनका एक अधिकार है, उन्हें ये भी देखना होगा, क्योंकि जो बच्चों की नींव जो होती है वो छोटे स्तर से ही नींव बनती है। तब अगर वहाँ कमज़ोर कर दिया जाएगा तो वहाँ से उनकी शिक्षा आगे जाके ख़त्म हो जाती है, जो उसका लाभ वो नहीं ले पाती। और आज की तारीख में देखा जाए शिक्षक जो हैं 30 से 40,000 रुपये प्रति माह की तनख्वाह लेते हैं। प्रतिदिन का देखा जाए तो 40,000 1500 से 1500-1200 रुपये प्रति माह दिन पड़ता है उनका, लेकिन इस बीच भी अगर वो 2 घंटे लेट आते हैं तो 2,000 रुपये उनका चला जाता है। मतलब वो शिक्षा पर ध्यान दे ही नहीं रहे। और सिटी स्तर पर जो जितने भी शासकीय कर्मचारी वर्ग है, जो अधिकारी होते हैं, उनके बच्चे किसी न किसी शासकीय स्कूल में उनका एडमिशन होना चाहिए, क्योंकि वो पदस्थ भले किसी भी गांव में हों, लेकिन उनके बच्चे कहीं ना कहीं जो है प्राइवेट स्कूल को हटा के जो शासकीय स्कूल में पढ़ेंगे तभी ये शिक्षा में सुधार हो पाएगा। अच्छा, एक सवाल और है, आपका निवास कहाँ है? मेरा निवास वार्ड क्रमांक 5 बंडा में है। आपके वार्ड क्रमांक 5 में कुछ सरकारी स्कूल है क्या? नहीं, हमारे यहाँ शासकीय स्कूल नहीं है, लेकिन बंडा में शासकीय स्कूल है। अच्छा, आपकी बंडा की शासकीय स्कूल में कितने शिक्षक हैं? देखिए, अंदाज से, मोट अंदाज 4-5 स्कूल हैं और छोटे छोटे जो कस्बों पंचायत है वहाँ पर भी। बंडा की बात करते नगर के लिए तो हमारे यहाँ देखिए मॉडल स्कूल है, उच्चतर माध्यमिक शाला है, कन्या शाला भी है। तो आप ये मान सकते हैं कि अपन 100 शिक्षक मान सकते हैं जो बंडा में पदस्थ है। 100 शिक्षक अपन कम से कम मान ले रहे हैं। 100 शिक्षक में से कितनों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, ये जानकारी आपको भी? देखिए, मुझे ये लगता है कि जो शिक्षक के बच्चे होते हैं वो शायद किसी भी शासकीय स्कूल में नहीं होंगे। कारण ये है कि अगर वो शासकीय स्कूलों में पढ़ा रहे होते तो हमारे बंडा में कई प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, वहाँ अच्छे स्तर से उनके जो घर तक बसें जाती हैं बच्चों के, उनको लेके जा रही हैं। तो अगर मुझे लगता है कि अगर उनके बच्चे शासकीय स्कूल में पढ़ते तो इतना जो तरक्की प्राइवेट स्कूल वाले कर रहे हैं वो नहीं होती। आपके यहाँ पर सरकारी स्कूल है कदवा में? हमारे इसके गांव में सरकारी स्कूल है। कितनी है? हमारे स्कूल में प्राइमरी, मिडिल और गवर्नमेंट 3 स्कूल है। तीनों स्कूल में कितने टीचर होंगे? करीब 20 से 25। उनके 25-20 मान लेते अपन, तो 20 टीचरों में से किसी का लड़का क्या उसी स्कूल में पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता, इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उन्हें खुद अपने आप पे भरोसा नहीं होता है। एक सरकारी कर्मचारी के लिए 50 से 60 हज़ार सैलरी मिलती है, लेकिन वो अपने बच्चे को इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि वो अपने बच्चों को कहाँ भी भेजता है प्राइवेट स्कूल में। 5 से 7 हज़ार पढ़ाने वाले, मतलब उस पर भरोसा है उसके लिए, लेकिन खुद पर भरोसा नहीं है। इसलिए वो अधिकांशतः 110% अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाते हैं।
जबकि प्राइवेट का क्या है, प्राइवेट का कोई वजूद नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम सबको मिलकर के, जब तक सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, जब तक ये लोग अपने बच्चों को शासकीय स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चों को, हमें ना तो स्कूल भेजना है, ठीक है, हम अपने बच्चों को स्कूल ही ना भेजें, एडमिशन कराने स्कूल बिल्कुल नहीं भेजें। हमें जो आता है हम वो अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि अब वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, हमें लग रहा है कि जो हमारा कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे बच्चों की जो स्थिति होगी उससे भी बदतर होगी हमसे। हाँ, मतलब जब टीचरों को खुद पर ही भरोसा नहीं है तो ऐसे टीचरों को हमें अपने गांव में नहीं रखना नहीं है। जब कार्यस्थल पे रोकें और अपने बच्चों को पढ़ाएं, जब तक वो नहीं पढ़ाते हैं बहिष्कार करो स्कूलों का। कैसे परिवर्तन नहीं होता है? परिवर्तन होगा। मतलब टीचरों का बहिष्कार करना चाहिए, स्कूलों का बहिष्कार, नए टीचर हायर करो। नहीं, टीचरों का थोड़ी करना है। नहीं, टीचरों को ही करना है, क्योंकि टीचर गलती कर रहा है। नहीं, टीचरों का नहीं करना है ना। हम बस अपने स्कूलों का बहिष्कार करेंगे। अपने बच्चों को हम जब तक नहीं भेजेंगे, जब तक सरकारी अधिकारी कर्मचारी कोई भी हो, वो चाहे वो बाबू हो, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, कलेक्टर हो, मंत्री हो, सांसद हो, कुछ भी हो, जब तक ये सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। लोधी सेना संगठन लोधी समाज पर हो रहे शोषण अत्याचार के मुद्दों को उठाने के साथ साथ निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोलकर शिक्षा के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभा रहा है।